तो बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही, ऐसा नहीं आ सकता है, आएगा ही इससे एक क्वेश्चन। तो बड़े ध्यान से एक बार देख लो जो हम बताते हैं, उसके बाद फिर से तुम लोग खुद से एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना। एनसीईआरटी पढ़े हो जे कोई? प्रतीक, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है एनसीईआरटी से? बोलो। रोहित, तुम पढ़े हो? नहीं, सर सरफेस का बाकी है। नहीं पढ़ा है। कोई नहीं, इसके बाद पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा पढ़ना। क्या क्या है, कुछ मिस नहीं करेगा। पढ़ना तो हर कुछ है उसमें, बट एक बार पढ़ने से मिस कर जाता है बहुत कुछ। तो इन सरफेस केमिस्ट्री देखो, दो चीजें होती है। जो सॉलिड सरफेस है, एक्चुअल में हम लोग सॉलिड सरफेस की बात कर रहे होते हैं। एक तो होता है एडजॉर्प्शन। क्या होता है? एडजॉर्प्शन। और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। सो इस दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ बता सकते हो इस दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलोगे? क्या डिफरेंस है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में? बताओ कोई। आयुष, हाँ सर। बोलो क्या डिफरेंस है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में? सर एब्जॉर्प्शन में जो भी मॉलिक्यूल रहता है ना, सॉलिड या लिक्विड का, वो सरफेस पे आ जाता है, हाँ, तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन सर जब पूरा जो मॉलिक्यूल रहेगा वो ट्रांसफर्ड हो जाएगा। एडजॉर्प्शन में जो है ना, एडजॉर्प्शन में ओनली सरफेस टेक्स्ट पार्ट, सिर्फ इसमें सरफेस ही पार्ट लेता है। बट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? होल बॉडी इन्वॉल्व, होल बॉडी इन्वॉल्व। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, एक चौक, ठीक है, इस चौक का एक एक चौक जिसे लिखते हैं ना, उसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर इस चौक को तुम इंक में डाल दो, कोई इंक, तो इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है या एड्जॉर्ब करता है। क्या करता है? अगर इस चौक, इफ यू पुट ए चौक इनटू द इंक, इफ यू पुट चौक, जो व्हाइट वाला चौक होता है, इनटू इंक, तो क्या हो? चौक विल एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ इंक, ब्लू हो जाएगा या जो भी कलर है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो यही तुम्हारा चौक था, ये हमारा एक चौक था, ठीक, यही चौक। अब इस चौक को अगर तुम इंक में डालते हो, तो सिर्फ सरफेस पर ही इंक रहता है, मीन्स इंक कम्स ऑन सरफेस ओनली, does not go inside, does not go inside। अब कैसे पता लगाएंगे हम लोग कि इनसाइड नहीं जाते हैं?
you can verify this by breaking the chalk into two parts. अगर तुमने इसके अबाउट ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस तरह से, और ब्रेक किया तो ये चौक कैसा हो जाएगा, इस तरीके का, ठीक है, होगा ना जी। ब्रेक कर दिया तुम क्या पाओगे कि जो ब्लू होगा सिर्फ इतना सा ही पार्ट, यही पार्ट तुम्हारा ब्लू। पास कलर तो है ही, ब्लू कलर क्यों ना यूज ही कर ले। ब्लू कलर सपोज ये, तो अपना पार्ट जो है सिर्फ ब्लू जो तुम्हें दिखेगा, ये पार्ट, अंदर वाला पार्ट जो है व्हाइट ही रहेगा, ठीक है। सो आप कह सकते हो इस एक्सपेरिमेंट में जब पाओगे तो ये तो तुम्हें, चूंकि सरफेस है, सरफेस तो ब्लू रहेगा ही, है ना, सरफेस तो तुम्हारा ब्लू रहेगा। यस। लेकिन इनसाइड पार्ट कैसा रहेगा, व्हाइट रहेगा, इनसाइड पार्ट आपका व्हाइट रहेगा। ये हमने ब्रेक यहाँ से किया है तो ये भी आपको अंदर डाला था, तो ये पार्ट भी तो ब्लू ही हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया बात। So it means only surface a part into this, और इधर तो पूरा का पूरा तुम्हारा ब्लू रहेगा, इधर तो कंप्लीट ही ब्लू हो जाएगा। इधर तो आपको सारा का सारा ब्लू रहेगा क्योंकि तुमने पूरा का पूरा इंक में डाल दिया। So इससे हमें समझ में आया कि ओनली सरफेस इन्वॉल्व्स इन दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन, सॉरी, जो हुआ, तो इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन नहीं कहते, एब्जॉर्ब नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, एडजॉर्ब कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये क्या हुआ, एडजॉर्प्शन, डी हो जाता है, एडजॉर्प्शन ये। सो एडजॉर्प्शन इज प्योरली ए सरफेस फेनोमेनन, ए सरफेस phenomenon. It is purely a surface phenomenon. तो अब मान लो यहाँ पर कुछ इंक जो है तुम्हारे पेपर पे गिर गया। हम लोग पहले ऐसा किया करते, ये पेपर है हमारा, जिस पे हम लिखना चाह रहे थे, और क्या हुआ, हम लोग तो पहले पुराने, अब ना ये आ गया, हमारे टाइम में क्या था ना, वो बॉल पेन नहीं था, एक दूसरे टाइप का पेन होता है, वो ऐसा देखा है कभी तुम लोगों ने, जिसमें कि इंक डाला जाता है और उसी से हम लोग लिखते थे। तो इंक में क्या होता था, कभी कभी मान लो यहाँ पर जो है लिख रहे हैं और यहाँ पर इंक ढेर सारा गिर गया इस पेपर पे। इस पेपर पे क्या हुआ, ये हमारा पेपर था और यहाँ पे जो है इंक गिर गया, ये, ठीक है। अब क्या करें, अब यदि इसको थोड़ा सा फेंकेंगे तो इधर उधर करेंगे तो पूरे पेपर पे चला जाए। तो करते क्या थे हम लोग, इसको ठीक करने के लिए, ये जो चॉक होता था ना, इस चॉक को क्या करते थे, ब्रेक कर देते थे, मीन्स फाइनली डिवाइडेड कर देते थे, फाइनली डिवाइडेड मीन्स इसका बुरादा बना देते। समझ गए क्या का बुरादा, समझ रहे हो, बहुत स्मॉल मसल दिया। हाँ, मतलब उसको चूड़ दिया अच्छे से।
वो तो बहुत सारा ईटा वोटा मिल ही जाता था, चूर दिया। और उसके बाद जो ये चौक था हमारा, ये ऐसा चौक जो था, ये जब फाइनली डिवाइडेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का पाउडर बन जाएगा। समझे? ये क्या हो गया, पाउडर फॉर्म। मुंह में नहीं लगाना है इसको, पाउडर फॉर्म है। अब ये पाउडर फॉर्म अगर हम लोग इस पे पुट कर देते थे, नाउ इफ you put this powder form, इसी पाउडर फॉर्म को फाइनली डिवाइडेड यूज किया जाता है केमिस्ट्री में, जैसे फाइनली डिवाइडेड निकेल। इफ यू पुट दिस पाउडर फॉर्म of chalk on the paper where blue ink is used, ये तुरंत ही करना होता। तो जैसे ही इस पे हम लोग कर दिए ना, ये वाला पाउडर वाला ये डाल दिया, ये करता था क्या, सारा का सारा इंक को ये सौख लेता था, सारे के सारे इंक को एब्जॉर्ब कर लेता था। एब्जॉर्ब, सो इट, ये क्या करता था, क्या कहते हैं उसको, रिमूव द इंक फ्रॉम पेपर। पेपर से वो इंक को खींच लेता था और उसी हल्का सा स्पॉट टाइप का सिर्फ इंक रह जाता था जो ब्लू दिखता था। तो ऐसा क्यों होता था बताओ? पहला बात तो है कि जो अगर हम चौक को रखते तो ऐसा नहीं होता। समझे बात को? मैं कह रहा हूं अगर तुमने इसको यूज किया होता तो नहीं होता, लेकिन ये फाइनली डिवाइडेड जो है वो इस काम को कर दिया। इसका रीजन क्या है बता सकते हो कोई? बोलो, उसका रीजन क्या है, कौन बताएगा? रोहित, सर आयुष? रिपीट कीजिए ना एक बार। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि मान लो एक तुम्हारे पेपर पे इंक गिर गया, इंक समझ रहे हो ना? तुम लोग सर अब उसको यूज नहीं करते, बट पुराने जमाने में इंक को ही यूज करते थे लिखने के लिए। तो वो तुम्हारे पेपर पे गिर गया। चौक भी एब्जॉर्ब करता है, तुम्हें पता है, जो व्हाइट चौक है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वो उतने को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। लेकिन उसी चौक को तुमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फाइनली डिवाइडेड कर दिया। अब उस पाउडर को तुमने अगर डाल दिया उस पे, वो सारे के सारे इंक को एब्जॉर्ब कर लेता, सर रिमूव क्योंकि कर वो देता पहले है। हार्ड फॉर्म में था और कॉम्पैक्ट था इसलिए सर, और बाद में फिर ब्रिटल हुआ तो सर सारे पार्टिकल अलग अलग थे हाँ इसलिए सर एरिया बढ़ा, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ गया। हाँ, असली रीजन आयुष ने बताया। देखो ये क्या है, ये तुम्हारा जो है सरफेस फेनोमेना है, यानी इसमें एक्टिव पार्ट कौन लेता है, व्हिच इज एक्टिव। इस यस प्रोसेस के लिए जो है सरफेस इज एक्टिव, नॉट इनसाइड पार्ट। तो अगर मान लिया जाए ये चौक होता, ये तुमने अगर चौक यूज किया होता तो कितना सा पार्ट आता? अगर ये वाला पार्ट से तुम खींचना चाहते तो इतना ही पार्ट तक खींच पाता। सरफेस, टॉप सरफेस, उसका एरिया तो बहुत कम है। लेकिन इतने से छोटे से चौक को भी, ये स्मॉल चौक है, बहुत उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है स्मॉल चौक। और मान लो इसका जो डायमीटर है, अगर इसका डायमीटर मान लो हमने 1 सेंटीमीटर ही मान लिया इसका डायमीटर, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, स्फेयर ही मान लिया तो सरफेस एरिया क्या होगा बोलो? तो इसका सरफेस एरिया ऑब्वियसली 4/3 पाई, और इसको रेडियस मान लो, चलो जाओ कोई बात नहीं, 1/2 क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन इसको जैसे ही तुमने पाउडर में कन्वर्ट किया, इन केस ऑफ पाउडर,
its surface area, now surface area increased by million times. मिलियन टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. समझिए, मेरी बात समझ में आई क्या? अगर हाँ जी। उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हो ना, तो उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा, मिलियन टाइम्स, यानी 10 लाख के आसपास उतना टाइम्स हो जाएगा. So we know that surface area, it is a surface phenomenon, adsorption. तो आसानी से उसको एब्जॉर्ब मीन्स उसको जो है रिमूव कर सकता है इंक. ठीक, इसीलिए अगर तुम जो रिएक्शंस ये सब में देखते हो, जो भी कैटालिटिक रिएक्शंस होता है, वहां पर तुम्हें दिया होता है फाइनली डिवाइडेड निकेल, ऐसे लिखा होता है फाइनली डिवाइडेड निकेल. अब इससे क्या हो गया, बहुत थोड़ा सा भी निकल है, क्योंकि ये तो काम करता है कैटलिस्ट की तरह. बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ निकेल जो है ढेर सारा सरफेस एरिया तुम्हें दे सकता है. लेकिन वही निकेल डायरेक्ट ये निकेल दे दिया ऐसे करके, तो ये उतना काम नहीं करेगा, इसमें सरफेस एरिया बहुत कम मिलेगा. लेकिन वही निकेल का पाउडर हो तो तुम्हें सरफेस एरिया बहुत मिल जाएगा और आसानी से तुम रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हो बाय यूजिंग कैटलिस्ट. So adsorption is mainly a surface phenomenon. तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पहले एडजॉर्प्शन का ले, एक दो एग्जाम्पल. जैसे पहला तो पहले निकल वाला बताया हुआ एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है. अनदर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग अभी एडजॉर्प्शन का पहले ले. बताओ एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, बोलोगे? जैसे एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, सिलिका जेल. सिलिका जेल adsorbs water vapor. सिलिका जेल एडजॉर्ब्स वाटर वेपर. ठीक है, तो ये एडजॉर्ब करता है सिलिका जेल वाटर. पूरा को ना करें हम लोग, ये एडजॉर्ब करता है सिलिका. लेकिन अगर इसकी जगह तुम लोग अगर कैल्शियम क्लोराइड लेते हो, एब्जॉर्प्शन वाला हम लोग को बहुत ही कम करना है. ऑन द अदर हैंड जो कैल्शियम क्लोराइड होता है एनहाइड्रस, ठीक है, इट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स वाटर. समझ में आया? कैल्शियम क्लोराइड जो है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका तो पूरा का पूरा बॉडी ही काम करता है और सब जगह सरफेस काम करता है. तो ये तो डिफरेंट प्रॉपर्टी इसकी होने लगेगी. सो इस पॉइंट को याद रखिएगा. हम लोग एब्जॉर्प्शन ही ज्यादा पढ़ेंगे. एब्जॉर्प्शन का जस्ट एक एग्जांपल हमने लिया, कैल्शियम क्लोराइड जो है एब्जॉर्ब्स वाटर. ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शंस में, लाइक एक होता है एब्जॉर्बिट. क्या होता है एब्जॉर्प्शन टर्म में? एब्जॉर्प्शन पहले हुआ क्या? एब्जॉर्प्शन का डिफिनीशन पे आए हम लोग, जरूरत है या छोड़ दें? एब्जॉर्प्शन डिफिनीशन, it is the
accumulation of molecular species at the surface. Molecular species at the surface rather than in bulk, of a solid, or liquid, or are termed as मतलब क्या है? एक्यूमुलेशन होना। क्या होना? एक्यूमुलेशन होना, मॉलिक्यूलर स्पेसिस। अब देखो ये जो मॉलिक्यूलर स्पेसिस जो है, जो एक्यूमुलेट हो रहा है, ये जो है मॉलिक्यूलर स्पेसिस जो एक्यूमुलेट हुआ, ठीक, इसको हम लोग कहेंगे, ये जो स्पेसिस है इसको कहेंगे एडजॉर्बेट। इसको क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। इस जो स्पेसिस एक्यूमुलेट हुआ इसको एडजॉर्बेट कहेंगे। और ये जो सॉलिड और लिक्विड है जिस पर एक्यूमुलेट हुआ, ये कहलाएगा एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट कहलाएगा, ठीक है। मान लो कि ये तुम्हारा एक निकेल सरफेस है, एग्जाम्पल भी बता दूं। सपोज ये निकेल सरफेस है और यहाँ पर इसका एक साइट ये है और एक साइट ये है। अब क्या हुआ? ये हाइड्रोजन आया, गैस है हाइड्रोजन, और इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया, वैन-डर-वाल में। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन इस पे एक्युमुलेट हो गया ना। समझा? हाँ सर। तो यहाँ पर जो H2 है, H2 गैस इज योर एडजॉर्बेट, ये एडजॉर्बेट कहलाएगा। और जो निकेल सॉलिड है वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेट। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले ही बता दिया। ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेनन, और जो फाइनली डिवाइडेड एडजॉर्बेंट है हैव मच मोर सरफेस एरिया, सो वहां पर ये एडजॉर्प्शन ज्यादा हो। तो कुछ एग्जाम्पल्स है एडजॉर्बेंट का, हम लोग वो लिख दें। सम एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल में पहला हम लोग बोल सकते हैं चारकोल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चारकोल दो तरीके का होगा, एक तुम्हारा एनिमल चारकोल होगा और प्लांट चारकोल। दो तरीके का चारकोल होता है, एनिमल एंड प्लांट चारकोल। दूसरा है सिलिका जेल, ये भी एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है। तीसरा
एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना जेल, जो कि कुछ भी पूछ सकता है इसमें। देन क्ले, और क्या हो सकता है, कोलवाइड्स। कोलवाइड्स क्या होता है जानते हो तुम लोग? बोलो। हाँ क्या क्ले क्या होता है? क्ले बताओ क्या होता है? सर, कोलवाइड्स क्ले क्या तो होता है? सर क्ले तो वही बचपन में जो बनाते हैं, खेलते रहते हैं, मट्टी टाइप का। मिट्टी, और क्या मिट्टी है, सही बात। हाँ अरे हाँ मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करता है ना जी। हाँ सर, हाँ, करता हो है। गया, और क्या, एब्जॉर्बमेंट तो हुआ ही। कोलवाइड्स हुआ, फिर तुम और कोई इसके अलावा? सर, वो स्पॉन्ज को क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज जो होता है ना। एब्जॉर्बेंट इसके अलावा देखो, ये तुमको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग को यूज करना है, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ये कैटलिस्ट के रूप में काफी ज्यादा यूज होता है। फाइनली डिवाइडेड एक्ट एज गुड एड्जॉर्बेंट, तो ये सब एड्जॉर्बमेंट है। ठीक है, अब हम लोग एड्जॉर्बेट कौन होता है वो भी जान ले। एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्बेट, कुछ एग्जाम्पल्स बताओ, एग्जाम्पल एड्जॉर्बेट का क्या क्या हो सकता है, बोलो। सर, एल्यूमिनियम जेल था तो उसमें NH3 हो जाएगा। हाँ, यानी गैसेस, सिंपल गैसेस, ज्यादातर हम लोग गैसेस की बात करेंगे। गैसेस में कौन, O2, H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2, NH3, ठीक है, SO2, गैसेस हैं। तो ये सब के सब एब्जॉर्ब हो सकते हैं इसको। कुछ जगह पर लिक्विड्स भी आप देखते हो, लिक्विड्स भी ऑब्जर्व होता है। लिक्विड्स में क्या, H2O, है ना, ये सब एड्जॉर्बेंट के रूप, सॉरी एड्जॉर्बेट के रूप में यूज हो सकता है। ये वाटर, कहीं तुमको वाटर निकालना है। अब इसका एप्लीकेशंस क्या है, व्हाट आर एप्लीकेशंस के रूप में हम लोग आए, इसका क्या क्या हो सकता है? बताइए क्या एप्लीकेशन हो सकता है? ये तो चलो एप्लीकेशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक होता है जॉर्प्सन, ये टर्म जान लो, जॉर्प्सन क्या। जॉर्प्सन में तुम्हें एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्लस एडजॉर्प्शन, बोथ अकर साइमल्टेनियसली। तो उसको जॉर्प्सन, उस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, जॉर्प्सन। एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है साइमल्टेनियसली, देन इट इज कॉल्ड। नाउ मैकेनिज्म फॉर ऑफ एडजॉर्प्शन,
इसको समझो, क्यों एडजॉर्प्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ये सरफेस फेनोमेनन है। तो मान लो हमने ये एक लिक्विड सिस्टम ही कुछ भी ले लिया समझाने के लिए, यही है, ये लिक्विड सिस्टम हमने ले लिया। तो इसके अंदर कोई अगर एटम है या कोई मॉलिक्यूल है इसके अंदर, तो यहाँ पर है, तो इसको हर साइड 3 डायमेंशनली हमेशा इक्वल फोर्स इस पे लगता रहेगा हर डायरेक्शन में। ठीक है, इस पे क्या होगा, ऑलवेज इक्वल फोर्स लगेगा जो इनसाइड है। एक्चुअल में क्या है, एब्जॉर्प्शन में इनसाइड पार्टिकल्स एंड ऑन द सरफेस पार्टिकल्स बिहेव डिफरेंटली। सो पार्टिकल जो है, पार्टिकल इनसाइड द बल्क, या बल्क कह सकते हो, पार्टिकल इनसाइड या इन द बल्क जो है म्यूचुअली बैलेंस्ड होता है, म्यूचुअली ये बैलेंस्ड होता है, हर तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा होगा। सरफेस टेंशन ये सब जो भी कहो, अगर ये लिक्विड है तो सरफेस टेंशन होता है ना जी। लेकिन अगर तुम यहां पर आ जाए ऑन द सरफेस जो है, हमेशा जो तुमको लगेगा वो सिर्फ सरफेस के इधर ही लगने वाला है कि नहीं, ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं। एबव द सरफेस ये पार्टिकल जो है, फोर्स ऑन दिस पार्टिकल is unbalanced. So unbalanced है, और इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी लेवल भी दोनों का डिफरेंट होता है। So पहला बात तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स होने के कारण, क्योंकि ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इधर तो लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, यानी इसको खींच रहा है ना, समझे बात को, ये पार्टिकल को इधर खींचना चाह रहा है, ऊपर कोई नहीं खींच रहा है, सो अनबैलेंस्ड फोर्स है। सो ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड फोर्स, due to this unbalanced force on molecule at surface behave differently, ठीक है। and have residual attraction force, and this attraction force ही जो है एडजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एडजॉर्प्शन के लिए। एंड ऑल्सो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन increases with increase in surface area, इसलिए सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। एक बात और होता है, यहाँ पर सरफेस एनर्जी ज्यादा होती है, वहां पर जो सरफेस पे जो होता है, एक सरफेस एनर्जी भी होती है, तुम ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे, सरफेस
सरफेस एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, हाई होती है, सरफेस एनर्जी हाई। अब जैसे ही पार्टिकल उस पे आता है ना, तो फिर सरफेस एनर्जी डाउन होती है। सरफेस एनर्जी हाई होती है और जैसे ही पार्टिकल उसके साथ अटैच होता है, अभी सरफेस एनर्जी हाई है, ठीक है, ये सरफेस एनर्जी इसकी हाई। अब क्या होगा, मान लो इस तरीके का कोई सरफेस है यहाँ पर, इस तरह से मैं एक सरफेस बना देता हूँ, ये इसका सरफेस है, ठीक है। ये हमने कोई सरफेस था वो बना, ये साइड्स हैं, ये हमने सरफेस, थोड़ा सा सरफेस को टेढ़ा बनाते तो अच्छा लगता, ये मैंने ऐसा बना दिया, गलत हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनाए सरफेस को, लोग ऐसे करके बनाए तो अच्छा। वो अपने को समझ में आएगा। ये है हमारा सब, ठीक है। और इससे नीचे भी, अब क्या हुआ, मान लो दो एटम्स थे इस तरीके से, ए बी, ए ए ही था, ए इसके साथ जैसे ही अटैच हुआ, हो सकता है ये वंडरवाल फोर्स हो या फिर बॉन्डिंग भी हो सकती है। ये जो बॉन्ड हो सकता है, मे बी वंडरवाल, वेंडर वाल, और मे बी केमिकल बॉन्डिंग, कुछ भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, और आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। तो जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, बोलो। अगर ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन जब भी होता है, मैंने बताया है, सो एज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, सो एनर्जी रिलीजेस, ये होता ही है। एनर्जी रिलीज होगा तो सरफेस एनर्जी डाउन होगा, सो सरफेस एनर्जी डाउन। समझ में आया कॉन्सेप्ट? एवरीथिंग ट्राई टू डाउन इट्स एनर्जी, कोई भी है अपनी एनर्जी को क्या करना चाहता है, डाउन करना चाहता है। और मैंने क्या बताया, अनबैलेंस फोर्स है। देखो जब फोर्स जीरो हो जाता है, कहीं पे हर तरफ से बैलेंस हो जाता है, वहां एनर्जी बहुत ही कम, मिनिमम एनर्जी होती है उसकी। लेकिन सरफेस पे वैसा नहीं है, क्योंकि वहां रिसिडुअल फोर्स है, तो वहां एनर्जी है, हाई एनर्जी लेवल है वहां। वहां पर हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स भी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिले, अगर मेटल्स है तो। लिक्विड्स की बात नहीं कर रहे हैं, अगर मेटल्स की बात करें तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी सरफेस पे मिलेंगे, वो हाई एनर्जी साइट्स है। तो वहां पर अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझ में आई बात? एनर्जी रिलीज होना अच्छा है कि नहीं है, बोलो। हाँ स्टेबिलिटी सर, आएगी ना। तो यानी इस प्रोसेस में, स्टेबिलिटी, ये जो यस सर। प्रोसेस हुआ इसमें एक, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तो इस प्रोसेस में एक बात तो पता चल गया कि डेल एच हमारा क्या होगा, निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, बोलिए। इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। तो ये डेल एच निगेटिव है, तो एक्सोथर्मिक, सही बात, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हो गया अपना एक्सोथर्मिक। अब बताओ हम लोग इंट्रोपी की बात अगर करें,
इंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये बताओ। इंट्रोपी इसमें क्या होगा, कि बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा। सर घटेगा। इंट्रोपी ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, इंट्रोपी ऑफ गैस घटेगा। क्यों घटेगा भाई? डेल सही एच बोल रहे नेगेटिव। हो, वो सही बोल रहे हो, बताओ बोलो। सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल एच नेगेटिव। एक्सोथर्मिक को इंट्रोपी से कोई मतलब नहीं। इंट्रोपी का डिफिनीशन क्या है बताओ, इंट्रोपी का डिफिनीशन क्या है? अरे प्रतीक तो कनेक्टेड ही नहीं है, उसको आवाज मेरी तो जा ही नहीं रही होगी। बोलो क्या है इंट्रोपी का डिफिनीशन? सर रैंडमनेस, मतलब डिग्री ऑफ जितने रैंडमनेस। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा उतना नहीं नहीं, उस कम मॉलिक्यूल से एंट्रोपी। ना जाए, मॉलिक्यूल से ना जाए। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी रैंडमनेस जितना ज्यादा है इंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। करेक्ट। यानी ऊपर गैस था, ऊपर गैस था, मान लो गैस के बारे में ही करेंगे ना, ये सॉलिड का क्या है इसका बारे में डिस्कस तो करना नहीं सर है। एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। पहले देखो, अगर तुम्हारा पहले गैस था, रैंडम मूव कर रहा था, लेकिन कोई एक ए जो है मेटल के साथ या सरफेस के साथ अटैच, तो वो अब मूव कर सकता है क्या? बोलिए। सर रिपीट कीजिए ना। मान लो कि अभी एक मॉलिक्यूल है, जैसे ए मॉलिक्यूल, जब तक अटैच नहीं था तब तो जिधर चाहता उधर मूव कर सकता था। यस। हम ए गैस की बात कर रहे हैं, इधर तो सॉलिड्स है। अब वो ए गैस जैसे ही बॉन्ड हुआ, उसका फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं हो गया? यस। फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो गया। करेक्ट, फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि तुम कहते हो इंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी जितना ज्यादा रैंडम होगा उतनी इंट्रोपी ज्यादा होगी। और रैंडमनेस तुमने कम कर दिया, उसको बाउंड कर दिया, तो इंट्रोपी घट गई ना, नहीं घटी? नहीं क्लियर हुआ? बोलो क्या हुआ जी? आयुष, रोहित, सर कंफ्यूजन है? एक बार फिर से सुनिए। What is entropy? Entropy is the degree of randomness. Means if a gas molecules can move freely in all directions, then its entropy will be more. जैसे कि मान लो अभी तुम जो है रोहित जैसे घर में चला गया, ठीक है? अब घर में जाने से क्या हुआ तुमको? पहला, अब तुम उतना, फिर एग्जाम्पल लो, जैसे उतना ज्यादा फ्रीली नहीं मूव कर पाएगा, ठीक है? घर जैसे पहुंचे, अब तुमको जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आया, तो रिस्ट्रिक्शन आया तो मजा आएगा क्या? अपने मन से कहीं जाते इधर उधर घूमते तो उसमें ज्यादा मजा आता कि नहीं आता? तो गैस के साथ भी वही है, जितना फ्री रहेगा उतना ज्यादा एक्चुअली मजा आता। ठीक है, जैसे ही उसको किसी से ज्वाइन करोगे उसको फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे वही हो रहा है, गैस गेट्स बाउंडेड विद द सरफेस, और सरफेस से जैसे बाउंड हुआ तो इंट्रोपी क्या हो गई? फ्रीडम उसको खत्म हो गया। फ्रीडम खत्म हुआ तो इंट्रोपी घट गई। आपका देखो, जैसे ही फ्रीडम आपका खत्म होगा, आप किसी से बाउंड हो जाओगे, आपकी इंट्रोपी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इंट्रोपी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज
gas molecule A gets trapped to the surface of solid and its freedom decreases. Its freedom decreases. अब तुम यहां पर लिख लो what is entropy. Entropy is the degree. Entropy is the measure of degree of freedom. इंट्रोपी है क्या? इंट्रोपी एक मेजर है, इससे हम लोग मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम को मेजर करते हैं। अब बताओ तुम्हारी इंट्रोपी ज्यादा है कि पंछी की इंट्रोपी ज्यादा है? पंछी। क्यों पंछी की ज्यादा इंट्रोपी है? सर क्योंकि वो कहीं भी घूम सकता है, मतलब हवा क्योंकि में उड़ सकता उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। है। यस तीनों दिशा में मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड। यस तुम सर। कैसे? उड़ तो सकता नहीं है तुम। हाँ सर। उड़ सकता है लेकिन हवाई जहाज में जाना पड़ेगा, वो भी हवाई जहाज के अनुसार से। उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी इंट्रोपी ज्यादा है, तभी तो वो ज्यादा मस्त रहता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका डाउन हो गया, तो डेल जी क्या बोलोगे? डेल सॉरी डेल एस, इंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, तो चूंकि डिक्रीज हो गया तो डेल एस क्या बोलोगे? निगेटिव हो। तो इस प्रोसेस में एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? डेल एच भी निगेटिव होता है और डेल एस भी निगेटिव होता है। सो यू कैन से इंथैल्पी एंड entropy both decreases, दोनों ही डिक्रीज करता है। And for any reaction to be spontaneous, for any reaction to be spontaneous, what is the condition? What is the condition for any reaction to be spontaneous? कैसे डिसाइड करते हो? बोलो। एक मैं यूनिवर्सल रूल तुम्हें यहाँ पर लिख रहा हूं, एक यूनिवर्सल रूल याद रखना हमेशा। कभी कभी कुछ यूनिवर्सल रूल है, हर जगह अप्लाई होता है। ये यूनिवर्सल रूल है। इससे पहले मैंने कोई यूनिवर्सल रूल बताया था तुम्हें कभी? नहीं सर। एक बताया था ना, एवरीथिंग ट्राई टू बी इन लोअर एनर्जी लेवल। सभी अपना एनर्जी को डाउन करना चाहता, ये बताया था कि नहीं बताया था? मीन्स डिक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। याद आया? ऐसा कभी बोला था? बार बार मैं बोलता हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि ये हमेशा ये एक यूनिवर्सल रूल है। सर 5 पहला मिनट पहले बोला यूनिवर्सल रूल हमेशा क्या है? डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी। और एनर्जी अगर डिक्रीज होता है तो क्या होता है? इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। ये यूनिवर्सल रूल है पहला, हमेशा ऐसा हो। और ये जो एनर्जी होता है ना, यहाँ जो एनर्जी देख रहे हो, ये एनर्जी, दिस एनर्जी
related to surface area. Energy is related to surface area. इस जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम एनर्जी। समझ में आया बात? जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम एनर्जी होगा। इसीलिए तुम देखते होगे जो बबल्स होते हैं, जो जो ऊपर से जो बारिश होती है ना, बारिश की बूंदे जो है वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। ऐसा देखा है बारिश का बूंद जो है क्यूबिकल होता है, क्यूब बन के आया हो? अच्छा, नहीं होता। क्यों स्फेरिकल होता है बारिश का बूंद? यही कारण है क्योंकि फॉर ए गिवन अमाउंट, फॉर ए गिवन वॉल्यूम, सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का यूज है। फॉर ए गिवन वॉल्यूम सबसे कम सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का होता है। इसीलिए वॉल्यूम तो पक्का पता है हमें, इतना वॉल्यूम को गिराना है, ऐसे गिराए कि सबसे कम एनर्जी रहे उसका। तो कैसे गिरेगा? भगवान बोलते हैं स्फेरिकल में गिरो, सबसे फायदा है, एनर्जी तुम्हारी सबसे कम रहेगी। अगर तुम क्यूबिकल में गिरोगे या सिलेंडर में कोन बन के गिरोगे तो दिक्कत होगी। क्लियर ये बात? दूसरा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है डिक्रीज इन इंथैल्पी। याद रखिएगा, डिक्रीज इन इंथैल्पी एंड increase in entropy. Increase in entropy. Favorable for anything. किसी भी चीज के लिए ये फेवरेबल है। डिक्रीज इन इंट्रोपी एंड इंक्रीज इन इंट्रोपी किसी भी चीज के लिए फेवरेबल है। अगर ये दोनों कहीं हो गया ना, इंथैल्पी भी डिक्रीज हो गया और इंट्रोपी भी इंक्रीज हो गया, तो उससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझे? एनर्जी भी कम और हर दिशा में घूम भी सकते हैं, मीन्स पंछी भी हो और घर भी हो उसका नीचे धरती पर। समझे? तो ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसमें देखिए, एक तो आपको फेवर कर रहा है, इसमें यहाँ क्या था? एक तो हमको फेवर कर रहा है क्या? डेल एच निगेटिव है, यानी क्या हुआ? डिक्रीज इन इंथैल्पी हो। ये तो फेवर अपना कर गया, लेकिन डेल एस भी निगेटिव हो गया। दिस इज नॉट फेवरेबल। ये यूनिवर्सल रूल में नहीं आया। अगर ये भी तुम्हारा, सॉरी, डेल, इसको डेल एस बोले हम लोग, डेल जी नहीं, डेल एच नहीं, डेल एस। डेल एस निगेटिव मतलब क्या हो गया? डिक्रीज इन इंट्रोपी भी हो। इंट्रोपी का डिक्रीज जो है ना, इट इज नॉट फेवरेबल, नॉट फेवरेबल। ये फेवरेबल नहीं हो। ये सब हर जगह तुम ट्राई कर सकते हो। कुछ कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, हमेशा के लिए ट्रू है। क्लियर है? तो अब क्या होना होगा? कंपनसेट। अगर डिक्रीज इन इंथैल्पी किसी तरह कंपनसेट कर पाए डिक्रीज इन इंट्रोपी को, तब तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस मींस खुद, बिना किसी दिक्कत के। और ये कैसे पता चलता है? इसके लिए गिब्स इक्वेशन जो है, डेल जी इक्वल टू डेल एच
माइनस टी डेल एस। आप देख लो, समझ में आ जाएगा बात। क्या मैंने जो यूनिवर्सल रूल बोला था इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं? इंथैल्पी आपका डिक्रीज कर गया और इंट्रोपी इंक्रीज कर गया, तो बड़ा अच्छा बात हो जाएगा ना। ठीक है, तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन del G should be less than 0 for spontaneous reaction. del G should be less than 0 for spontaneous reaction, और उसके लिए क्या होना होगा? del H जो है इन मैग्नीट्यूड, del H का जो निगेटिव है del H, ठीक है, del H इन मैग्नीट्यूड must be greater than minus T del H. Del H in magnitude must be greater than minus T del H. क्योंकि del ये क्या है? del H कैसा होने वाला है? ये निगेटिव होने वाला है, हमें पता है ना। del H तो हमारा निगेटिव था, इसलिए एन मैग्नीट्यूड बोला हमने। ये तो अपना निगेटिव था, ठीक है, और del H भी निगेटिव था, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा कैसा टर्म है? अभी पॉजिटिव टर्म है। ये अपना पॉजिटिव टर्म है कि नहीं है? ये पॉजिटिव टर्म, ठीक। कोई प्रॉब्लम? या फिर हम लोग ऐसे बोले, इन मैग्नीट्यूड नहीं लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस del H शुड बी ग्रेटर देन माइनस T del H। समझ में आया? अब दोनों पॉजिटिव हो गया। अब क्या है देखो, ये भी पॉजिटिव टर्म बन गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये भी तो इस कंडीशंस में हम लोग पाएंगे क्या? del G निगेटिव, ठीक। as adsorption proceed, and adsorption proceed, जैसे जैसे ये प्रोसीड करेगा, del H magnitude of del H will decrease. As adsorption proceed, magnitude की बात करें of del H decreases. अगर ये डिक्रीज करेगा, so after some time, del G is equal to 0, del G equal to 0 हो जाएगा, and adsorption reaches equilibrium। उस पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो समझ में आ गया इतना बात? हमने आज सिर्फ सरफेस का मैकेनिज्म रहने दिया, हम लोग का फिर प्रैक्टिकल ये सब भी है, तो अभी इतना ही रहने दे कि और करना है? बोलो रोहित, प्रैक्टिकल भी है तुम्हारा, तो इसलिए विराज का भी प्रैक्टिकल चल रहा है। बोलो विराज, तुम बोलो।
विराज, समझे जी? आवाज नहीं आ रहा है विराज का, है कि नहीं? माइक ऑन करके बोलो। अच्छा, विराज तो ऐसे ही माइक उसका गड़बड़ है लगता है। और रोहित बोलो माइक ऑन करके। सर ठीक हो गया उसका माइक, हाँ, कल यस तो सर। बोल रहा था, विराज ठीक हो गया है माइक जी? तो बोलो कल कुछ। तो पूरा क्लियर आ रहा था सर। कल कहाँ बोल रहा था? कल किसका क्लास था? अच्छा, कल कल बोल बोल, रहा था तो ठीक भैया हाँ बोलो। बोलो कुछ। हाँ विराज, विराज, रोहित बताओ। यहीं तक रहने दें, फिर कल पढ़ा देंगे इसको। थोड़ा एक बार रिवाइज करो एनसीईआरटी को, थोड़ा हाँ सर, कल पढ़ा। थोड़ा एनसीईआरटी को पढ़ो। कल कितने बजे प्रैक्टिकल है तुम्हारा? सर कल मेरा सर 9:30 से 11 ही है, 3 दिन। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसका पीडीएफ मैं भेजता हूँ, इसको पढ़ो, एनसीईआरटी को भी पढ़ो। यस। कल खत्म ही कर देंगे इसको, कल खत्म कर देंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला।